हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है डर्बीशायर और लेस्टेरशायर के बीच में। तो कल का मैच हमारे लिए बहुत ही बढ़िया गया था। अगर आपने खेला होगा, दोनों ही मैच में हमारे प्रेडिक्शंस बिल्कुल पिंच परफेक्ट थे। हमने जैसा जैसा जो जो प्लेयर्स हमने पिक किए थे उन्होंने ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अगर आप नोटिस करी होगी। और स्पेशली जो दूसरा मैच हमने कवर किया था वहाँ पे तो मतलब डरहम और मेरे ख्याल से वाड़ीशाह वाले का जो मैच था, वहाँ पे जैसा जैसा हमने टीम बनाया था एग्जैक्टली वैसे ही हुए थे। हमने कहा भी था और हमारे टीम में थे भी कि हमने स्पिनर ज़्यादा रखे थे, बॉलर ज़्यादा रखने की कोशिश करी थी दोनों टीम्स मिलाकर, और वही चीज़ें हुई थी। सैम हेन हालांकि वो नॉट आउट थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं कर पाए थे और स्ट्राइक रेट भी उनका कम ही था। वो एक प्लेयर जिनको हम छोड़ रहे थे, तो उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं। तो ओवरऑल वो मैच अच्छा गया और पहले मैच में भी बहुत ही इजीली हमने विन कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कौन से प्लेयर को कब लेना है, कहाँ पे छोड़ना है। और क्रॉफ्ट के बारे में मैंने बताया था कि ये बॉलिंग भी करने लग सकते हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, ये बात मैंने बताई थी उनको बारे में। तो उन्होंने बॉलिंग भी करी और बैटिंग से भी रन बनाए। और एनीवेज अगर आप मतलब रिस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में खेल रहे हो तो क्रॉफ्ट तो एनीवेज आपकी टीम में थे ही, लेकिन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थे वहाँ पे कुछ लोग क्रॉफ्ट को छोड़ रहे थे, लेकिन हमारे टीम में वो थे और उनका परफॉर्मेंस भी आया था। अभी हम बात करेंगे इस मैच के बारे में। ये मैच होने जा रहा है न्यूट्रल वेन्यू पे और ये दोनों ही टीमें उतना अच्छा नहीं कर पाती है। डर्बीशायर हालांकि सेकेंड लास्ट सीजन में, मतलब 22-23 वाले 22 सीजन में 2022 में इन्होंने काफ़ी बढ़िया करा था और मेरे ख्याल से नॉकआउट स्टेजेस तक भी पहुंचे थे। लेकिन उसके पीछे एक प्लेयर का बहुत बड़ा रोल था, वो थे वेन मैडिसन। वेन मैडिसन ने पिछले सीजन में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं जो उन्होंने 2022 में किया था। और बॉलिंग को लेकर थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी रहा है डर्बीशायर को टीम में। अगर वहाँ पे वो थोड़ा सा चेंज कर सकें और थोड़ा बदलाव ला सकें तो ये भी एक टीम है जो नॉकआउट में पहुंच तो सकती है। चैंपियनशिप मटेरियल ऑब्वियसली वो नहीं है इनके पास, चैंपियनशिप विन करने वाली मटेरियल, लेकिन नॉकआउट में ये पहुंच सकते हैं। और लेस्टर की टीम वो रेगुलरली आखिरी एक दो पायदान के अंदर ही रहते हैं, तो इनमें कुछ वो नहीं है। लेस्टर की टीम उन टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा करती है जहाँ पे मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया जाता है। रेस्ट तो नहीं, मतलब मेन प्लेयर्स नहीं खेल पाते हैं, जैसे कि रॉयल लंदन वनडे कप जो होता है वहाँ पे लेस्टर बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि लेस्टर की टीम से ज़्यादा कोई प्लेयर जाते नहीं, तो वो लगभग लगभग अपना फर्स्ट टीम मेंटेन कर पाते हैं। और मोस्ट टीमों से मेन जो प्लेयर्स होते हैं वो चले जाते हैं 100 में, तो वहाँ पे लेस्टर शहर काफ़ी अच्छा कर देती है। लेकिन इस फॉर्मेट में जहाँ पे सारे टीम के सारे मेन प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे लेस्टर शहर खास कुछ कर नहीं पाती है। देखते हैं क्या है हमारे पास आगे। वैसे ये मैच होने जा रहा है एजबस्टन बर्मिंघम पे। आज का जो दूसरा मैच है वो भी इस ग्राउंड पे होने वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो लेस्टर शहर कल भी खेल के आई है और वो मैच वो जीत के आ रहे हैं। और डर्बीशायर को अपने पहले मैच में, पहले मैच डे में जो उनका मैच था, नॉर्थम्पटनशायर के अगेंस्ट में हारना पड़ा था। वेदर यहाँ पे क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में जैसा कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं मेरे पहले कुछ बातों से कि डर्बीशायर यहाँ पे फेवरेट है और काफ़ी बड़े मार्जिन से वो फेवरेट है, 4-1 से वो आगे चल रहे हैं। पिछले सीजन में डर्बीशायर थोड़ा सा ही पीछे रह गए थे, चौथे स्थान पर खत्म करते तो वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने खत्म किया था 5वें स्थान पर, लेस्टर ने 9वें स्थान पर खत्म किया। यहाँ पे कोई बात नहीं है। बैटिंग की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे नाम आपको देखने मिलेंगे। वेन मैडिसन, जैसे मैंने बताया, पिछले सीजन में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लगभग 600 के आसपास रन, 48 के ऊपर औसत, अच्छा परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उनका रहा है, 100 भी बनाए थे उन्होंने। लूज डेवलर अवेलेबल नहीं है अभी के लिए। ब्रूक गेस्ट ये नॉट आउट रहते हैं बहुत बार, इसीलिए इनके एवरेज 57 के आसपास है, हालांकि इन्होंने 51 भी नहीं मारी है। हैरी केम उसके बाद है, ये काफ़ी तेज़ खेलते हैं और रन्स बना के चले जाते हैं, ये ज़्यादा देर देर तक रहते नहीं हैं। पावर प्ले में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर डर्बीशायर एक विकेट खोती है तो वो हैरी केम का ही होता है, लेकिन उसी में ये अपना काम करके चले जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और टॉम वुड, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस करा था, हालांकि अभी भी ये स्क्वाड में नहीं है, लेकिन काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर हैं। और जिस भी फॉर्मेट में जब भी इनको मौका मिलता है इन्होंने अच्छा करा है और 100 भी लगा के रखा हुआ है पिछली बार। तो लिशिता की तरफ से ये कुछ नाम है, आप नोटिस कर सकते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में यहाँ पे गिरावट कितना है लिशिता की तरफ से। मुल्डर जो इनके हाईएस्ट रन एवरेज है, मतलब एवरेज वो है 30 का सिर्फ। उसके बाद ऋषि पटेल, इनके परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं। लुइस कीमर ने कुछ रन बनाए हैं। बॉलिंग पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा दोनों टीमों के परफॉर्मेंसेस में भी। यहाँ पे भी लेस्टर बॉलिंग से आप देख सकते हैं ज़्यादा नाम नहीं है। स्क्रिवन जिन्होंने सिर्फ 5 मैच खेला है वो ही इनके लिए बताने लायक फिगर्स रख रहे हैं, बाकी कोई बताने लायक फिगर्स भी नहीं है। डर्बीशायर की तरफ से हालांकि चैपेल का इंक्लूजन बहुत बढ़िया रहा इनकी तरफ से, इन्होंने पिछले सीजन में ही साइन किया था नॉटिंघमशायर की टीम से। नॉटिंघमशायर की टीम में उनको इतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन इन्होंने काफ़ी इंप्रूव कर दिया इनकी बॉलिंग को। बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड, ये रेगुलरली विकेट निकालने में सक्षम रहे हैं। स्क्रिम शॉट जनरली बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, ये आपको आगे भी दिख जाएगा जब हम
मैच के बारे में और बातें करेंगे। डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कराते हैं। चैपल दोनों ही इनिंग्स में विकेट लिया है इन्होंने पिछले सीजन में, और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, जैसे कि लास्ट मैच में इन्होंने किया भी था बैटिंग। तो ये एक अच्छा इंक्लूशन हुआ है इनकी टीम में। तो ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं लास्ट सीजन में परफॉर्म कर रहे थे इन्होंने। अभी हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो क्या हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें वो पुराना वाला फॉर्मेट जो कि आप हमारे मेन चैनल पे देखते होंगे कि आईपीएल के लिए या किसी भी फॉर्मेट में ले होता है यूज़ टेबल वाले फॉर्म पे। मैं ये पहले दिन भी बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये टूर्नामेंट ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा हमने सुपर स्मैश में भी टेबल बना के काम किया था। क्यों टेबल बना के हम वहाँ पे काम कर सकते थे? क्योंकि वहाँ पे उतने इन्फॉर्मेशन थे, यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब हम प्लेइंग 11 पे मैं जाऊँगा ना, आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा कि हर दूसरे तीसरे साल में यहाँ पे प्लेयर्स बदलते रहते हैं, और सिर्फ प्लेयर्स नहीं बदलते, उनके रोल्स भी बदलते रहते हैं। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको जैक चैपल के बारे में बताया, बराबर। अभी समझ लो, अगर आप जैक चैपल को देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि इनका एक सीज़न अच्छा गया, उसके पहले उनका सीज़न में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो आपको ऑब्वियसली लगेगा कि जैक चैपल शायद उतने क्वालिटी वाले प्लेयर नहीं रहे होंगे, लेकिन बात वो नहीं है। इसके पहले वो जहाँ पे खेलते थे सेकेंड लास्ट सीजन तक भी, वो थे नॉटिंघमशायर के होकर, और वहाँ पे उनका रोल बहुत अलग होता था। उनको बॉलिंग ढंग से नहीं मिलती थी, और शायद ऐसे टाइम पे उनको बॉलिंग दी जाती थी जहाँ पे बैट्समैन शॉट्स खेलने के लिए नहीं देख रहा है, बस मतलब विकेट पे टिके रहने के लिए देख रहा है, पार्टनरशिप बनाने के लिए देख रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने रन रोके होंगे लेकिन विकेट नहीं मिला होगा, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन अभी जब वो जिस टीम पे वो खेल रहे हैं, डर्बीशायर की टीम में, यहाँ पे इनको शुरुआत में भी बॉलिंग मिल रही है पावर प्ले में, एंड में भी डेथ ओवर में बॉलिंग मिल रहा है, तो उनके पास विकेट मिलने के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं। सेम अगर मैं आपको बताऊं ऋषि पटेल के बारे में, ऋषि पटेल भी काफ़ी टाइम से लेस्टर की टीम में है, लेकिन पहले इनको बैटिंग नहीं मिलती ही नहीं थी, बहुत नीचे बैटिंग आती थी इनकी। तो अगर आप वो स्टैटिस्टिक्स देखने जाओगे तो आपको तो लगेगा कि ये तो बिल्कुल बेकार प्लेयर है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में पिछले 1-2 साल में इन्होंने ओपनिंग करना शुरू किया है, और तब से यह परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहा है। अभी देखो, जैसे बड़े प्लेयर्स हो गए, जैसे कि मुल्डर हो गए या कोई फॉरेनर जब आते हैं तो उनके बारे में आपको पता होता है, क्योंकि ये मल्टीपल लीग्स में खेलते हैं, तो आपको पता ही होता है कि ये तो क्या करते हैं। लेकिन जब बात डोमेस्टिक प्लेयर्स की आती है, आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देख के काम नहीं चला सकते। मैं अगर आप बोलो तो मैं आपको 7-8 साल पुराना स्टैटिस्टिक्स भी दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं आपका फ़ायदा। वो स्टैटिस्टिक्स तरह रह जाएगा, लेकिन प्लेयर का रोल अगर आप नहीं समझ पाओगे, वो कहाँ पे क्या करते हैं और उनका रोल क्या है, वो अगर आप नहीं समझ पाओगे, तो वो स्टैटिस्टिक्स किसी काम पे नहीं आएंगे आपके। यहाँ पर आपको लुई किम्बर भी दिख रहा होगा। लुई किम्बर का भी वही है, इनको भी पहले बैटिंग नहीं मिलती थी, ठीक है, ये एवरेज वगैरह थोड़ा कम है। अभी बैटिंग भी ठीक ठाक जगह पे मिल रही है, बॉलिंग भी करने आ जाते हैं 1-2 ओवर के लिए। तो अभी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो आपको तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि लुई किम्बर के पोटेंशियल्स क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। आईपीएल में आप वो काम लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे जो कोर प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, 8 से 9 प्लेयर, उनका रोल लगभग सेम रहता है, ठीक है। सभी को पता है ये ओपनिंग ओवर्स में आएंगे, ये डेथ ओवर्स में आएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए वो देख के फ़ायदा नहीं है। आपको अपडेट रहना पड़ता है, और अपडेट आप जब रहते हो तब आपके पास रीसेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो कम होते हैं, और उनको टेबल करने का मतलब नहीं है। इसीलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको वीडियो। आप अगर वो सोच रहे हो कि नहीं हम स्किप करके वो टेबल वाले पार्ट में चले जाएंगे और वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वो यहाँ पे होने वाला नहीं है, वो करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। और वो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जहाँ पे टेबल बनाने का होगा डेफिनेटली टेबल बना के दूंगा मैं आपको, जहाँ पे ज़्यादा मैचेस होंगे। हो सकता है कि कुछ प्लेयर 5 साल से एक ही टीम में खेल रहा है, एक ही रोल पे खेल रहा है, तो उसका स्टेटिस्टिक्स आपके काम पे आएगा भी। लेकिन अगर समझ लो कोई बॉलर 20 ओवर में बॉलिंग कराता था पहले, उसके बाद अभी डेथ ओवर में बॉलिंग करा रहा है, मैं सिर्फ बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, बैट्समैन के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं और भी। अच्छा, तो जो मैं बता रहा था कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो अगर हम उस पर फोकस करें, अभी देखो एजबास्टन में मैच होने जा रहा है, ये न्यूट्रल वेन्यू है, यहाँ का कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं। तो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन है हेड टू हेड का दोनों टीम के अपने अपने ग्राउंड्स में से, उनको ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेस्टर ने बनाया था 174, डिसेंट स्कोर है, जहाँ पर आपको स्क्रीमशॉट जैसे मैंने बताया कि ये बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, नोटिस करना इनकी परफॉर्मेंस आगे भी। और किम्बर का है डर्बीशायर चेज नहीं कर पाई, जहाँ पर केम और गेस्ट ने थोड़े बहुत रन बनाए थे, बाकी बॉलर्स जीरो परफॉर्मेंस जिनका था वो कोई भी अवेलेबल नहीं है लेस्टर की तरफ से। बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर जीत हासिल करने में सक्षम रही। लेस्टर ने अच्छा स्कोर बनाया, बहुत हाई स्कोर तो नहीं, अच्छा स्कोर। डर्बीशायर बैटिंग सेकंड यहाँ पे कोलैप्स कर गई, कोलैप्स अगर नहीं भी कहना चाहो, लेकिन ऑल आउट हो गई। अगला मैच यहाँ पे डर्बीशायर ने बनाया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए 160 आसपास रन। डुप्लॉय अवेलेबल नहीं है, बेन माइक इस नाम को थोड़ा नोटिस करना है। लेस्टर निपट गई 89 पर, जहाँ पे बेन माइक के 26 रन थे। बाकी मैककेनन ये भी अवेलेबल नहीं है, कॉर्नर्स नहीं है, मैडिसन ने यहाँ पे बॉलिंग कराई और स्क्रीमशॉट बॉलिंग सेकंड, एक विकेट।
तो फिर से बैटिंग फर्स्ट टीम जीती। यहाँ पे भी बहुत हाई स्कोरिंग इनकाउंटर नहीं है। मेजर परफॉर्मर बेन माइक यहाँ पे थे और मैडिसन स्ट्रीमसॉ के किकर के विकेट जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। अगला मैच डर्बी में हुआ। लेस्टर ने पहले बल्लेबाजी करा, अच्छा स्कोर बनाया 181 का। स्ट्रीमसॉ फिर से बॉलिंग फर्स्ट आ गए, फिर से 2 विकेट ह्यूजेस अवेलेबल नहीं है। डर्बीशायर ने यहाँ पे आराम से चेस कर लिया, लगभग 1.5 ओवर रहते। ब्रूक केस दोनों बार चेस किए, दोनों बार उन्होंने रन बनाए। आप देख सकते हो ना, ये ऐसे रन बना के नॉट आउट रहते हैं, इसीलिए इनके एवरेज काफ़ी बढ़ जाते हैं और लुइस रीस के स्कोर। बाकी बेन माइक और रेहान अहमद ये भी पिछले एक आध सीजन से खेल रहे हैं और इनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट आया है। आगे जब हम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे तब भी आपको दिखेगा कि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट होता जा रहा है रिसेंट टाइम्स में। और टेस्ट में तो आपने देख ही लिया कि उन्होंने क्या किया हुआ है, लेकिन लिमिटेड ओवर में थोड़ा देखना पड़ेगा डोमेस्टिक में। अगला मैच यहाँ पे भी डर्बीशायर ने 180 के ऊपर स्कोर बनाया। तो आखिरी जो 2 मैच हम देख रहे हैं, रन थोड़े बहुत बने हैं 180 के ऊपर। इस बार मैडसन, वुड और गेस्ट इस बार भी देखो नॉट आउट रह गए बैटिंग फर्स्ट करके। लेकिन मैडसन, अच्छा मैडसन के बारे में आपने नोटिस करी होगी, मैडसन को काफ़ी तकलीफ दिया हुआ है बेन माइक ने। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ, आगे मैं बताऊंगा जब हेड टू हेड का सेक्शन खत्म हो जाएगा। क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो 100 उन्होंने बनाया, लेकिन इसके पहले भी 2-3 मैच में उन्होंने का कोई नाम नहीं था। ये वाले मैच में नाम है। रेहान अहमद के 2 विकेट और लेस्टर यहाँ पे चेज नहीं कर पाए वो, लेकिन वो काफ़ी करीब तक पहुंचे थे, जहाँ पे रेहान अहमद ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया था ऋषि पटेल के साथ। वेल्च अवेलेबल नहीं है। चैपल के 2 विकेट ये पिछले सीजन में खेलने आए, तो मैंने बताया पहले ही, ये बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में ही विकेट्स ले रहे हैं। स्ट्रीमसॉ देखो बॉलिंग सेकंड में एक से ज़्यादा विकेट नहीं है, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट जिन्होंने जब 2 बार कराई उनके 2 करके विकेट से, और लुइस रीस का 1। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे डर्बीशायर ने विशाल स्कोर खड़ा किया था 231 का, जहाँ पे वुड जो इन्होंने 2 मैच खेले थे पिछले सीजन में, दोनों ही मैच में इन्होंने रन बनाए थे। यहाँ पे 37 रन और यहाँ पे 100 रन। बाकी केम और डुप्लॉय के स्कोर से स्क्रीवन के 2। लेस्टर निपट गई 160 पर। फिर से आपको दिखेगा चैपल के 2 विकेट और स्ट्रीमसॉ ने भी यहाँ पे 2 विकेट निकाला था। बाकी थॉमसन मैकिनन अवेलेबल नहीं है। मुल्डर और हैंड्सकॉम के भी यहाँ पे रन थे। अच्छा, तो जो चीज़ यहाँ पे देखने मिल रहा है कि देखो रन तो बन रहे हैं। अगर हम रिसेंट 3 मैचेस की बात करेंगे तो 180 प्लस से 200 तक भी स्कोर बने हैं। ठीक है, पहले 2 मैचेस में नहीं बने थे, 2022-21 के जो मैचेस थे, लेकिन उसके बाद से अगर हम देखेंगे, ये भी 2022 का मैच था वैसे तो, जहाँ पे 181 चेस किया था डर्बी ने 1.5 ओवर रहते हाथ में, और विकेट भी दोनों इनिंग्स मिलाकर सिर्फ 10 ही गिरे। उसके बाद अगले मैच पर आ गए तो 189। लेस्टर चेस तो नहीं कर पाए, लेकिन बहुत करीब पहुंच गए थे, सिर्फ 2 रन से पीछे रह गए थे बस मैच टाई करने से। यहाँ पे भी दोनों इनिंग्स मिलाकर सिर्फ 10 विकेट गिरे। आखिरी मैच पर भी आएंगे तो डर्बी ने पहले बैटिंग करके 230 के पार स्कोर पहुंचा दिया। हालांकि यहाँ पे एक सेंचुरियन भी था, तो वो उसका फ़ायदा उनको मिला होगा, लेकिन जो भी हो 231 उन्होंने बना दिया। लेस्टर ने भी बुरी बल्लेबाजी नहीं करी और आखिर के जब विकेट्स आते हैं तब आप समझ सकते हैं कि रन रेट थोड़ा कम भी हो जाता है। लेकिन 18 ओवर में 160 था, और क्या पता अगर विकेट रहता तो रन रेट और भी बेहतर दिखता। लेकिन अच्छा था, मैं बुरा को नहीं कहूँगा। यहाँ पे अगर विकेट रहते तो शायद और रन बन जाते, मतलब 180 के आसपास तो शायद पहुँच भी जाते। तो बताने वाली बात यहाँ पे ये है कि आखिरी 3 मैच दोनों इनिंग्स दोनों टीम्स ने ही यहाँ पे बल्लेबाजी अच्छी करी है एज ए यूनिट। बहुत ज़्यादा स्कोर्स शायद उतने नहीं आए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बार हैंड्सकॉम का 61 आया है, यहाँ पे 56, 110 ये लास्ट मैच में आए हैं। उसके पहले अगर हम जाएंगे तो उसके पहले भी एक 100 वाले प्लेयर दिखे हैं डर्बीशायर की तरफ से। तो डर्बीशायर की तरफ से आखिरी 2 मैच में 2 सेंचुरियन निकले हैं, जो बड़ी बात है। यहाँ पे एक 44 था। उसके पहले अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे कोई प्लेयर वो उतना नहीं है स्कोर। एज ए यूनिट काफ़ी सारे प्लेयर्स ये रन बना रहे हैं, लेकिन विकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे आखिरी ये मैच में 10 विकेट गिरे थे दोनों इनिंग्स मिलाकर। ये तीसरे मैच में, चौथे मैच में भी 10 विकेट गिरे। यहाँ पे पहले इनिंग्स में सिर्फ 4 विकेट गिरा, और ये मेरे मैच में जहाँ पे 10 विकेट गिरे थे। हालांकि किसी बॉलर ने बहुत डोमिनेट नहीं किया था, लेकिन सब ने मिलाकर बराबर विकेट्स यहाँ पे बांट लिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ से दिख रही है। ग्राउंड का तो चलो कुछ नहीं है, वो हम आगे बात करेंगे। मतलब ग्राउंड का हेड टू हेड से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल विनर मैच होने जा रहा है। अच्छा, तो ये रही सारी चीज़ें। कुछ प्लेयर्स के नाम आपने यहाँ पे देखे हैं। स्ट्रीमसॉ का तो आपने देख ही लिया, बॉलिंग फर्स्ट वो ज़्यादा बेहतर करते हैं। हालांकि लास्ट मैच इन्होंने बॉलिंग सेकंड भी परफॉर्म करा था। जैक चैपल जो एनीवे सबके टीम में होंगे ही, इन्होंने जो 2 मैच खेले हैं फॉर डर्बीशायर अगेंस्ट लेस्टर, दोनों बार उन्होंने बॉलिंग सेकंड करी, दोनों बार 2-2 करके विकेट निकाले। अच्छा, एक प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा, वो है वेन मैडसन। अभी मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि इनके ऊपर रिस्क लो ये वो, ये इन्होंने यहाँ पर 100 लगाया था। ठीक है, अगर ये वाला मैच आप छोड़ दो तो बाकी के 5 में से एक बार भी आपको ऐसा इनिंग्स भी देखने नहीं मिलेगा मैडसन का जहाँ पर उन्होंने कम से कम 20 रन भी बनाया हो। ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा रोल रहा है बेन माइक का। बेन माइक
ने काफ़ी तंग किया हुआ है बेन मैडिसन को, और एक बार तो रन आउट भी किया है इन्होंने। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये 100 रन बनाया था, ये पिछले सीजन की बात है। यहाँ पे बेन माइक खेल नहीं रहे थे और वो खेल रहे थे यॉर्कशायर की टीम में, अगर आपको नहीं पता है तो इस सीज़न में उन्होंने 100 लगाया था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बेन माइक अगर नहीं खेलेंगे तो कोई उनको आउट नहीं कर सकते, पिछले सीज़न में तो ये मैच भी हुआ था, ठीक है। यहाँ पे तो बेन माइक नहीं खेले थे लेकिन तब भी मैडिसन रन नहीं बना पाए थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेन माइक ने इनको तंग किया हुआ है, और कोइंसिडेंटली कहो या जो भी कहो कि बेन माइक जिस सीज़न में नहीं खेले थे उसी सीज़न में मैडिसन का एक 100 आया है, और एक बड़ा स्कोर, जो एकमात्र बड़ा स्कोर है, कम से कम 30 या 50 के ऊपर का स्कोर, वो इसी सीज़न में आया है, ठीक है। इसके अलावा वुड अगर खेलते तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे, डुप्लॉय अगर खेलते इंपॉर्टेंट हो सकते थे, वो नहीं है तो छोड़ देते हैं बात। बाकी स्क्रीमशॉ और चैपल का तो हमने बता ही दिया। लेस्टर ने बैटिंग बहुत बुरा नहीं किया है, ऐसे यूनिट तो उनके स्कोर्स हैं, ठीक है। लेकिन कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऐसे स्टैंड आउट नहीं है, जैसे कि हैंड्सकॉम और मोल्डर ने लास्ट मैच रन बनाया था। उसके पहले वाले मैच पे ऋषि पटेल, वेल्च, रिहान अहमद ने थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट किए थे। उसके पहले तो खास कोई यहाँ पे एक बार वो 89 पे ऑल आउट भी हो गए थे वैसे तो ऐसे कुछ स्कोर्स हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई एक आध स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं है। और बॉलिंग से हमने स्क्रीमशॉ का नाम ही बताया, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। मतलब यहाँ पे तो बॉलिंग सेकंड में भी वो विकेट लेस जनरली नहीं जाते हैं, जो हम देख सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में तो लेते ही हैं, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग सेकंड में भी इन्होंने कंसिस्टेंटली विकेट लेके रखा हुआ है। आखिरी 5 में हर मैच पे स्क्रीमशॉ का विकेट यहाँ पे है। तो ये एक परफॉर्मर है जिनका हम शायद टेबल बना सकते थे, लेकिन एक ही नाम है तो मैं नहीं बना रहा, लेकिन आप देख सकते हो, ठीक है। वो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई हेड टू हेड की बात, ठीक है। अगर आपको और भी डिटेल में देखना है, आप वीडियो को बैक करके और पॉज करके देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, क्योंकि ग्राउंड में ये फिक्सचर का कोई मैच नहीं हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि ये ग्राउंड इन दोनों में से किसी भी टीम का घर नहीं है, ये है वारविकशायर का घर। लेकिन दोनों ही टीमों ने कहीं ना कहीं तो इस ग्राउंड पे मैच खेला था। अभी मैंने बिल्कुल पहले ही आपको बताया कि डर्बीशायर की टीम वो नॉकआउट स्टेज के आसपास तो घूमते रहते हैं, चैंपियनशिप विनिंग वाले मटेरियल तो नहीं है इनकी टीम में, लेकिन वो ये कर सकते हैं। पिछले सीजन में 5-6 साल पर खत्म किया, उसके पहले भी क्वार्टर फाइनल तक वो पहुंचे थे, लेकिन लेस्टर की टीम के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस ग्राउंड में जो खेलने का मौका मिलता है एजबस्टर में, वो डर्बीशायर को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इस ग्राउंड पे नॉकआउट के मैचेस होते हैं, आपको पता ही होगा। सेमीफाइनल फाइनल एक ही दिन में होता है ये टूर्नामेंट का, और वो इसी ग्राउंड पे होता है। तो डर्बीशायर को थोड़ा ज़्यादा मौका मिला है इस ग्राउंड पे खेलने का, लेस्टर को नहीं मिला है। लेस्टर ने पिछले 3 सीज़न में, जो रेलिवेंट होगा आपके लिए, उसके पहले कोविड सीज़न आ गया था और उसके पहले ग्रुप सेपरेशन भी हो गए थे, तो वो देख के फ़ायदा नहीं है। पिछले 3 एडिशन में, मतलब 2021, 22 और 23 में डर्बीशायर ने खेले हैं 3 मैचेस, जिनको हम दिखाएंगे और देखेंगे कि वहाँ से हम कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स निकाल पा रहे हैं। और लेस्टर ने खेले हैं 1 मैच, ठीक है। तो देखते हैं, चलो पहले हम डर्बीशायर की बात कर लेते हैं। यह है 2021 का मैच। सिर्फ कौन कौन से परफॉर्मर्स ने परफॉर्म किया वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद ग्राउंड से आप क्या ओवरऑल उम्मीद रख सकते हो वो उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, तो 167 यहाँ पे बनाया था बर्मिंघम ने, 9 विकेट खो के। स्क्रीमशॉ फिर से जैसे मैंने बताया, बॉलिंग फर्स्ट करवा दो इनको, 3 विकेट ले गए। बॉलिंग सेकंड में भी विकेट ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बॉलिंग सेकंड में विकेट नहीं ले सकते, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में वो काफ़ी कंसिस्टेंट होते हैं डेथ ओवर्स में। मैककेनन नहीं है, वुड नहीं है, रीस और डुप्लॉय। रीस भी बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड बेहतर करते हैं, हालांकि अभी उनकी बॉलिंग थोड़ी कम हो चुकी है, पहले बॉलिंग भी बहुत बराबर कराते थे। डुप्लॉय और वुड के नाम हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। और डर्बीशायर ने यहाँ पे 5 गेंद रहते 5 विकेट से मैच जीत दिया। अगला मैच ये बर्मिंघम के अगेंस्ट में ही है, ऑब्वियसली बर्मिंघम के अगेंस्ट में ही होगा। यहाँ पे भी ये स्क्रीमशॉ होगा, मैंने स्क्रीमशॉ लिख दिया, स्क्रीमशॉ, और बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। मैडिसन और रीस आप फिर से नोटिस कर सकते हो, बैटिंग सेकंड करवा दो तो रन बनाए हैं इन्होंने, और डर्बीशायर ने वापस से चेस करते हुए मैच जीत लिया। इस बार उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करी थी डर्बीशायर ने, लैंकाशायर का कैसे मैच खेलना था उनको। फिर से मैडिसन के स्कोर्स हैं, रीस के कुछ स्कोर्स हैं, ज़्यादा नहीं, और बॉलिंग तो भूल ही जाओ। डुप्लॉय नहीं है, डाल नहीं है। मैडिसन तो 250 उन्होंने बना के रखे हैं लास्ट 2 मैचेस में, ठीक है। हेड टू हेड में थोड़ा बुरा था, इसीलिए मैंने पहले ही बताया मैडिसन को छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन रिकॉर्ड थोड़े से खराब है हेड टू हेड में। लेकिन ग्राउंड में जो 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, उनमें से आखिरी 2 में उन्होंने 50 लगाया है। और रीस के भी थोड़े बहुत रन हैं 20-30 के भीतर। और यहाँ पे स्क्रीमशॉ जैसे बॉलिंग सेकंड करने आए, विकेट थोड़ा कम हो गया, लेकिन चैपल नोटिस कर सकते हो आप, ये पिछले सीजन में ही आए हैं इस टीम में, तो उनका परफॉर्मेंस है, 2 विकेट उन्होंने निकाले थे। तो ये है डर्बीशायर का परफॉर्मेंस। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो देखो, चेस तीनों ही बार हुआ है, ठीक है। डर्बीशायर ने 2 बार किया है, और सामने लैंकाशायर एक बार आई थी, तो लैंकाशायर ने भी एक बार किया था, हाँ किया था।
लेकिन रन्स 180 प्लस का ही वो है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब 200 का यहाँ पे कोई सवाल पैदा नहीं होता। थ्रू आउट द वीडियो हमने एक बार ही 200 बनते हुए देखा था, जहाँ पे टॉम वुड ने 100 लगाया था, नहीं तो 180 प्लस का ही यहाँ पर मामला है। उसके आसपास अगर आपके स्कोर रहे तो चेज हो भी सकते हैं। डिफेंड तो अभी तक हमने यहाँ पे होते हुए नहीं देखा है इस ग्राउंड पे, जो डर्बी हार ने खेला है। अगर हम लेस्टर की बात करें तो यहाँ भी वही है। यहाँ पे तो हालांकि बहुत ही कम स्कोर उन्होंने बनाया था 152, जहाँ पे बेन माइक इन्होंने रन बनाए थे। अभी ये मैच को थोड़ा ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। ऊपर आपने देखा कि 180 के आसपास का स्कोर चेज हो रहा है, 180 के ऊपर भी स्कोर चेज हुआ है। यहाँ पे 152 डिफेंड किया था लेस्टर ने। और जनरली लेस्टर से आप इतनी अच्छी बॉलिंग की उम्मीद रखते नहीं हो, जैसे आखिरी पायदान की टीम होती है जनरली, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इतने लो स्कोरिंग एनकाउंटर में भी जीत हासिल कर लिया। बेन माइक तो जो ऊपर भी मैंने बताया था उनके बारे में, यहाँ पे 3 विकेट और 34 रन। विल डेविस नहीं है। रेहान अहमद, इस नाम को नोटिस करो, क्या डिफरेंस है इस नाम में। ये है लेग स्पिनर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ये एजबस्टन बर्मिंघम जो है, ये वन ऑफ द फ्यू ग्राउंड्स है जहाँ पर इंग्लैंड की नेशनल टीम रेगुलरली खेलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ का विकेट बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली होगा या बॉलिंग, दोनों तरफ से आपको हेल्प मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, जो कि जनरली बर्मिंघम के पास होते हैं, कल का ही मैच आप देख लो, उनके पास 3 स्पिनर्स थे, जेक लिंटॉट थे, डैनी ब्रिग्स थे और डैन मोसली थे। इनमें से लिंटॉट जो होते हैं, जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, इन्होंने इस ग्राउंड पे बहुत विकेट्स लिए हैं, ठीक है। जब बारी आएगी बर्मिंघम की या वार्विकशायर की मैच की, उनके होम ग्राउंड पे जब हम वो कवर करेंगे, जो शायद आज ही है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ कि लेग स्पिनर्स जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। और सिर्फ लेग स्पिनर्स नहीं, ओवरऑल स्पिनर्स को ही यहाँ पे हेल्प मिलता है। हमेशा शायद वो भतेरा विकेट्स लेके नहीं आए, लेकिन प्रेशर बनाते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं और कभी कभी विकेट्स ही मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ, ठीक है। रेहान अहमद के 3 विकेट से और भी कोई एक आध स्पिनर रहे होंगे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, जैसे कैलम परकिंसन, वो भी यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंटली विकेट निकालते थे। वो थोड़े से डिफेंसिव बॉलर हैं, तो शायद एक ही विकेट निकाला होगा, लेकिन इकोनॉमिकल रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आपने ऊपर नोटिस करी होगी तो यहाँ पे भी आपको स्पिनर दिखे होंगे डर्बीशायर की तरफ से, जो है मैकेनन, ये भी लेग स्पिनर है। यहाँ पे भी उन्होंने एक विकेट निकाला था। तो लेग स्पिनर्स का जो है यहाँ पे रोल रहता है, और इसीलिए मैंने पहले ही आपको वो रेहान अहमद वाला सेक्शन बताया। हेड टू हेड में भी थोड़े बहुत परफॉर्मेंस उनके हैं, लेकिन ग्राउंड में ये एक चीज़ से आप समझ सकते हो कि रेहान अहमद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे भी मुझे लगता है सबके टीम में तो होंगे ही, पहले मैच में कुछ ज़रूर नहीं कर पाए होंगे वो, लेकिन वो सबके टीम में होंगे। लेकिन ये एक चीज़ है जो आप इस ग्राउंड से उम्मीद रख सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे इस ग्राउंड पे बहुत सारे मैचेस हमें खेलने हैं, ग्रुप स्टेज के मैचेस भी खेलने हैं, नॉकआउट के मैचेस भी खेलने हैं, कि अगर आपकी स्पिन डिपार्टमेंट सही है, अगर आपके पास ऐसे लेग स्पिनर्स हैं, तो आप बॉलिंग से काफ़ी अपर हैंड रख सकते हो, जो कि यहाँ पे लेस्टर ने करके दिखाया था, 152 बना के डिफेंड करके। और डर्बीशायर की टीम नहीं कर पाई थी यहाँ पे 179 बनाने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये है जो भी चीज़ें बताने लायक थी। बहुत सारे नाम हमने यहाँ से भी निचोड़ लिए हैं, लेस्टर की तरफ से भी एक आध नाम मिला है। हेड टू हेड तो हमने देख ही लिया, ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन ये रहे। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो डर्बीशायर की तरफ से आपको ऐसा प्लेइंग 11 देखने मिल सकता है, लास्ट मैच में ऐसा था कम से कम। हैरी केम और लुइस रीस हैं, उसके बाद डेविड लॉयड, ये इनका कोई नाम नहीं देखा होगा। ये पहले खेलते थे ग्लैमरगन के होकर। ग्लैमरगन अलग ग्रुप में रहती है, साउथ ग्रुप में रहती है, तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कोई रिकॉर्ड मिलने का इनका यहाँ पर। वेन मैटसन, समित पटेल, ब्रुक गेस्ट, वाइटली, थॉमसन, चैपल, ब्राउन और टिकनर, ये लास्ट मैच में इनका प्लेइंग 11 था। यहाँ पे जो प्लेयर्स हमारे टीम में रहेंगे, लुइस रीस रहेंगे, मैटसन रहेंगे, यहाँ से बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो हमें चैपल मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मैं मिस कर गया था, वो था जॉर्ज स्क्रीमसॉ अभी नहीं खेलते डर्बीशायर के होकर। क्या हुआ था कि डर्बीशायर का पहला मैच नॉर्थम्पटनशायर के अगेंस्ट में था, जिस टीम में जॉर्ज स्क्रीमसॉ खेलते हैं। तो मेरे को बार बार दिमाग में वही आ रहा था कि मैं जॉर्ज स्क्रीमसॉ को देख चुका हूँ इस टीम के आसपास रहते हुए या खेलते हुए। तो जॉर्ज स्क्रीमसॉ नहीं है, ठीक है। उनके रिकॉर्ड्स हैं, तो वो बाद में जब वो मैचेस होंगे, मतलब लेस्टर के खिलाफ जब खेलेगी नॉर्थम्पटनशायर, तो वो हमारे काम पे तब लग जाएंगे। अभी के लिए तो छोड़ दो, लेकिन उनके नाम थे तो वो लिख रखे हैं, लेकिन वो नहीं है डर्बीशायर की टीम में। उनके जगह पे उन्होंने पैट ब्राउन और ब्लेयर टिकनर को साइन करके रखा हुआ है। अभी कुछ प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ। अच्छा, फिलहाल हमारा जो शॉर्ट लिस्ट है वो इस तरीके का है। रीस है, लॉयड है, चैपल है, ये 3 है, ठीक है। अभी कुछ प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ। लॉयड नहीं, मैंने लॉयड बता दिया, मैडिसन, ये 3 हम फिलहाल रख देते हैं साइड में। इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं, हैरी केम बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन ये तेज़ खेल सकते हैं। अगर सामने वाली टीम की बॉलिंग उतनी हल्की रही
या थोड़े बहुत चांसेस एक आध मिल गए तो ये काफ़ी लंबा भी खींच सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड आप इनका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है आप इनको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। डेविड लॉर्ड अच्छे फॉर्म पे दिखे थे लास्ट मैच में, बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, कंसिस्टेंट ये भी नहीं है। अगर बॉलिंग कराते तो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो सकते थे। देख सकते हो आप, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है इनके पास, ये मतलब केम की तरह नहीं है आते ही हिट करने लग जाएं, लेकिन वही है कि इनके पास ज़्यादा कुछ आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, रिसेंट टाइम्स में थोड़े बहुत रन इन्होंने बनाए हैं। शमित पटेल काफ़ी टाइम तक नॉटिंघमशायर पे खेल रहे थे, कम से कम मैंने जब से फैंटेसी करना शुरू किया मैंने इनको नॉटिंघमशायर पे ही देखा है। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है इन्होंने और ना ही इनके रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन अभी याद रखना है कि ये कैप्टन बन चुके हैं। जिस टीम के होकर उन्होंने इतने साल खेला वहाँ पे उनको कैप्टनसी नहीं मिली, नए टीम पे आए पहले ही साल में कैप्टन बना दिया गया। तो कैप्टन बन चुके हैं तो इनको अपना रोल बदलने का पूरा हक है, ठीक है। ये चाहे तो डेथ ओवर में भी आ सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तब इनके चांसेस बढ़ जाएंगे विकेट्स वगैरह मिलने के, नहीं तो इनके रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं। बॉलिंग फर्स्ट अगर करवा रहे हैं तब भी आप इनकी तरफ देख सकते हो। हालांकि एजबस्टन में इन्होंने थोड़े बहुत परफॉर्म करके रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उतना हाइप नहीं करूंगा। अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करवा रहे हैं आप इनकी तरफ देख सकते हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, सामने बहुत सारे राइट हैंड बैट्समैन मिल भी जाएंगे। ब्रूक गेस्ट का आपने देख लिया, थोड़े बहुत रन इनके हैं और नॉट आउट रहते हैं कई बार 25-30 के भीतर रन बना के, तो वो है। रॉस वाइटली इनको बैटिंग मिलने वाली है नहीं, तो स्मॉल लीग का सवाल पैदा नहीं होता। हालांकि अच्छे फिनिशर हैं, लेकिन ये फिनिशिंग ये मतलब फिनिशर तो हैं लेकिन इनको बैटिंग ही नहीं मिलती है। हैम्पशायर के होकर भी 2 सीज़न खेला, उन वहाँ पे 1-2 मैचेस ही होंगे शायद दोनों सीज़न मिलाकर जहाँ पे इनको बैटिंग मिली होगी। उसके पहले वुशसा के होकर खेलते थे, वहाँ पे भी सेम रोल, यहाँ पे भी सेम रोल। इतना नीचे बैटिंग आता है इनका, अनलेस कि बहुत ज़्यादा कुछ कोलैप्स हो जाए तभी जाके इनको बैटिंग मिलेगी। और ये एक ऐसे प्लेयर है, इनको अगर आप बोलोगे ना कि जाओ भाई थोड़ा इनिंग्स संभालो, हमारे को बैटिंग कोलैप्स हुआ है, तो ये नहीं खेल पाएंगे। इनको 2 10 15 बॉल और वहीं पे ये काम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन लंबा इनिंग्स खेलने की उम्मीद आप इनसे नहीं रख सकते, तो आप स्मॉल लीग के बारे में भूल ही जाओ। एलेक्स थॉम्सन बॉलिंग से तो खास कुछ उन्होंने नहीं करा है, लेकिन बैटिंग अच्छी करी है इन्होंने। जो 2-3 मैच उन्होंने खेले हैं प्रैक्टिस मैच में भी काफ़ी अच्छी हिटिंग करा है उन्होंने। जैक चैपेल ऑब्वियसली हमारी टीम में होंगे। पैट ब्राउन बॉलिंग सेकंड, इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं हेड टू हेड में भी और ग्राउंड में भी। इनका नाम आपने नहीं देखा होगा क्योंकि ये पहले खेलते थे वुशसा के होकर, सेकेंड लास्ट सीजन में इंजरी की वजह से वो नहीं खेल पाए थे, लेकिन लास्ट सीजन में इन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग कराया था। जो 2-3 परफॉर्मर कॉन्सिस्टेंट थे वुशसा की टीम में, उनमें से ये एक थे। बॉलिंग सेकंड इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बॉलिंग फर्स्ट आप चांस ले भी सकते हो, और हेड टू हेड में भी इनके अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं बॉलिंग सेकंड में। ब्लेयर टिकनर ऑब्वियसली न्यूजीलैंड से आए हैं, कोई रिकॉर्ड इनका नहीं है, तो इनके बारे में खास कुछ हम कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारा जो शॉर्टलिस्ट होगा डर्बीशायर की तरफ से वो है लुइस रीस, मैटसन और जैक चैपल। ये 3 हमारे टीम में होंगे। बाकी टॉस के ऊपर डिपेंड करके हम देखेंगे, जैसे कि शमित पटेल का मैंने बता दिया, ब्राउन का मैंने बता दिया, हैरी केम का बता दिया। इन प्लेयर्स को आप टॉस के ऊपर डिपेंड करके अपनी टीम में ले सकते हो। बात करें लेस्टर की टीम में, तो देखो ज़्यादा कुछ भरोसा करने वाले प्लेयर्स इनकी टीम में नहीं है, लेकिन ये टीम चेज़ बेहतर करती है। इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैटिंग से चेज़ बेहतर करते हैं, और ऐसे प्लेयर्स भी जो बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं। तो बॉलिंग फर्स्ट मतलब चेज़ ही करना पड़ेगा बेसिकली। तो इनमें से कुछ प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ मैं। ऋषि पटेल, बडिंजर, लुई किम्बर, ये तीनों ही चेज़ बेहतर करते हैं, और लास्ट मैच में इन तीनों ने ही रन बनाया था चेज़ करते हुए। और अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी तो लुई किम्बर ने 1 ओवर की बॉलिंग भी करी हुई है, नॉट आउट नहीं थे, पहला ही ओवर इन्होंने बॉलिंग करा हुआ है, ठीक है। राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो सामने आपको लुइस रीस मिल जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इनको तंग कर सकते हैं ये। लेकिन हाँ, इन्होंने बॉलिंग कराई हुई है और हेड टू हेड में 1 रन भी है इनका। तो देख सकते हो आप, ऋषि पटेल, बडिंजर दोनों के रिकॉर्ड्स चेज़ में अच्छे होते हैं, और दोनों ने ही चेज़ बढ़िया करा है लास्ट मैच में। स्टार्ट तो बहुत बढ़िया दिया था। बडिंजर बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, नॉटिंघमशायर में ढंग से मौका नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे आके वो धीरे धीरे खुद को दिखा रहे हैं कि क्या टैलेंट रख सकते हैं। लॉन्गर फॉर्मेट में पहले दिखा चुके हैं, अभी शॉर्टर फॉर्मेट की बारी। ऋषि पटेल भी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है वो बॉलिंग करेंगे। हैंड्सकॉम खास कुछ उनको करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितनी देर तक थे वो टिक कर खेल रहे थे और एक छोर संभाल के रखा। मुल्डर ने 28 रन बनाए थे पहले मैच पर और 1 विकेट भी निकाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनके ऊपर बहुत भरोसा भी है टीम को, तो वो है। रेहान अहमद का आपने देख लिया, और डेफिनेटली आपकी टीम में ये होने चाहिए। लेग स्पिनर है और बैटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत हेड टू हेड परफॉर्मेंस भी है। उसके बाद बेन कॉक्स हैं, दोनों ही जो कीपर होंगे वो बहुत नीचे बैटिंग आते हैं, लेकिन कम से कम गेस्ट के थोड़े बहुत रन हैं और गेस्ट पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा भी दिखाती है टीम। बेन कॉक्स को बहुत नीचे बैटिंग आते हैं। बेन माइक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो जो सिचुएशन मैंने बताया ना लेस्टर का बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड में, उसमें से ये भी खड़े उतरते हैं। सेम अप्लाइड होता है हॉलैंड के लिए, सेम अप्लाइड होता है हल के लिए भी।
हल का भी अगर आप देखोगे ये पिछले सीजन में उन्होंने डेब्यू किया था, जो इनके बेस्ट परफॉर्मेंसेज आए हैं वो बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड ही आए हैं। हॉलैंड भी जब हैम्पशायर का खेलते थे बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड बेहतर, बेन माइक का भी वो, और बाकी तो मैंने ऊपर 3 बैट्समैनों के नाम बता दिए, सभी यहाँ पे चेस बेहतर करते हैं। तो ये टीम अच्छा कर सकती है अगर इनको अपने हिसाब का टॉस मिल जाए, क्योंकि इनके टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पर्टिकुलर टॉस इफेक्ट्स में, टॉस इवेंट्स में अच्छा करते हैं। अभी ऐसी बात तो नहीं है कि अगर टॉस कुछ अलग हुआ तो वो सब बल्ला छोड़ के और गेंद छोड़ के चले जाएंगे कि नहीं भाई हम नहीं खेलेंगे, लेकिन ये बेहतर परफॉर्म करते हैं इस पर्टिकुलर टॉस इवेंट्स में। हमारे टीम में जो जो प्लेयर्स रिगार्डलेस ऑफ टॉस रहेंगे वो है बेन माइक, रेहान अहमद, मुल्डर, ठीक है। ये 3 आप रख के चलो, ये दोनों आप तीनों आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद देख लेना टॉस क्या हो रहा है, नहीं तो आप हैंड्सकॉम को रख सकते हो कीपिंग सेक्शन से, बाकी कीपर्स तो बहुत नीचे आएंगे। तो ये 4 आप एनीवेज लेकर चल सकते हो। बाकी टॉस के ऊपर डिपेंड करके ऋषि पटेल, बडिंजर, हॉलैंड और हल को देख लेना। कैप्टन मैच चॉइस की बात करें तो डर्विश के होकर रीस और शमित पटेल के आसपास लोग जा रहे हैं। दोनों ही मेरे लिए कैप्टन तो नहीं बनेंगे फिलहाल, टीम में मैं शायद रख भी लूँ। रीस को हम रख ही सकते हैं, 20-30 के भीतर रन बना रहे हैं वो हेड टू हेड में भी, बॉलिंग हमें ज़्यादा नहीं मिलती है। शमित पटेल का मैं अभी के लिए उतना बड़ा फैन नहीं रहा हूँ, इस फिक्सचर में कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं हम। मैटसन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम में रहेंगे, ग्राउंड में रिकॉर्ड अच्छे हैं, हेड टू हेड भले अच्छे नहीं हो। और ब्राउन बॉलिंग सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हो। चैपल एनीवेज हमारे टीम में होंगे, और लॉयड और गेस्ट और जो भी है, आप हैरी केम वगैरह जो बैटिंग से दिखना चाहते हो वो देख सकते हो। लेस्टर की तरफ से मुल्डर और रेहान अहमद दोनों ही हमारे टीम में होंगे। उसके बाद बडिंजर, हैंड्सकॉम कीपिंग सेक्शन में सेफेस्ट ऑप्शन है क्योंकि सबसे ऊपर बैटिंग करने आएंगे। उसके बाद गेस्ट, उसके बाद बेन कॉक्स अगर उस सीरीज़ में आप देखना चाहते हो तो। और रिस्क में माइक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन फैसर मटेरियल भी हैं। और लुई किम्बर और हॉलैंड अगर बॉलिंग फर्स्ट करें और लुई की बैटिंग सेकंड, तो दोनों ही वो आपके लिए काम पे आ सकते हैं। अच्छा, अभी के लिए मैंने ये 8 प्लेयर्स को लेके रखा है, और मुझे लगता है ये 8 प्लेयर्स को, ये किम्बर को छोड़ के वैसे तो आप ले सकते हो फिर भी, क्योंकि ये बॉलिंग कराने लग सकते हैं कभी भी और लोग इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। अगर गलती से भी एक आध विकेट मिल गया ना तो आपको काफ़ी एडवांटेज दे सकते हैं ये। बाकी प्लेयर्स आप एनीवेज ले सकते हो। लुइस रीस ले सकते हो टीम में, क्योंकि ये ओपनिंग करने आते हैं बैटिंग, और एक आध ओवर बॉलिंग इनको मिल ही जाती है। हालांकि बॉलिंग फर्स्ट ही इनके रिकॉर्ड्स बेहतर दिखे हैं मेरे को, और बैटिंग से भी आपने देख लिया 20-30 के भीतर रन है, ज़्यादा नहीं है। रेहान अहमद, मुल्डर, बेन माइक तो एनीवेज आपके लिए प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं और उनको प्रॉपर यूज़ भी करेगी टीम। जैक चैपेल और मैटसन हमारे यहाँ से है। यहाँ पर जो जो प्लेयर्स आप ले सकते हो, देखो मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको सेफ जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके, और जो मैंने आपको अभी दिखाया उसके ऊपर डिपेंड करके ही है जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही चले, नहीं भी चल सकता है, क्या पता लेस्टर की टीम बैटिंग फर्स्ट करके ही 200 रन बना दे, हो सकता है। लेकिन कोई एक बेसिस पे तो आपको टीम बनाना है ना। बाकी अगर आप परसेंटेज देख के टीम बनाना चाहते हो, या हाँ आज ये चल सकता है, आज ये चल सकता है, ऐसे करके टीम बनाना चाहते हो तो बिल्कुल आप बनाओ। अगर आपके लिए वो वर्क करता है तो क्यों नहीं, पैसे आपके हैं तो टीम के डिसीजन बनाने भी आपकी होने चाहिए। लेकिन मेरे लिए वो वर्क नहीं करता और मैं वैसी टीम नहीं बनाता, तो इसीलिए मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूँ। बाकी डिसीजन आपका ही होना चाहिए बिल्कुल। हैरी केम ऑप्शन है, ऋषि पटेल, डेविड लॉयड, बडिंजर, ये 4 हमारे लिए स्मॉल लीग में निर्णायक ऑप्शन है। हैरी केम अगर आपको लेना है आप किसी भी इनिंग्स में ले सकते हो, इनका कोई ज़्यादा प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता। लॉयड बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा बेहतर है, और ये जो दोनों हैं बडिंजर और ऋषि पटेल, इनको अगर वो चेस कर रहे हैं तो ले लेना, इनके बैटिंग सेकंड रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। कीपर सेक्शन में ब्रूक गेस्ट एक लेने लायक ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता नहीं स्मॉल लीग में ज़रूरी है आपको वो करना। यहाँ पे 3 ऑलराउंडर्स मेरी टीम में ज़रूर से होंगे। शमित पटेल के साथ लोग जा रहे हैं, मैं बहुत सपोर्टिव तो नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करा रहे हैं आप इनको ले सकते हो। सेम अप्लाई होता है हॉलैंड के लिए, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करा रहे हैं आप इनकी तरफ देख सकते हो, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं ये। यहाँ पे पैट ब्राउन बॉलिंग सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और यहाँ पे स्कॉट क्यूरी और हल, ये दोनों ऑप्शंस होंगे। स्कॉट क्यूरी को भी बॉलिंग सेकंड में आप ले सकते हो, हल को बॉलिंग फर्स्ट में लेना। इन्होंने पिछले सीजन में भी जितने विकेट्स निकाले थे किसी भी फॉर्मेट में आप देख सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट ये ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं, ठीक है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की बात करें तो सेफेस्ट ऑप्शन तो रेहान अहमद और बेन माइक मुझे दिख रहे हैं। रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और ग्राउंड रिकॉर्ड्स को मिलाकर अलग कुछ देखना है तो अगर आपको बैटिंग ऑप्शन से जाना है तो यहाँ पे जो चेज करने वाले प्लेयर्स हैं जैसे बडिंजर या ऋषि पटेल लेस्टर की तरफ से, और मैटसन डर्बी की तरफ से आपके लिए ऑप्शंस हैं। तो बस यही है। और जैसे कि आपने देखा भी हेड टू हेड की वहाँ से कि यहाँ पे थोड़े बहुत रन्स तो बन रहे हैं, तो बैट्समैन को आप बना सकते हो। बॉलरों में से मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जिसको मैं कैप्टन बनाने के बारे में बताऊँ। हाँ, टीम में डेफिनेटली हम रख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ये जो ऑलराउंडर हैं लेस्टर के 3, यही आपके लिए सबसे ईजी ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि इनको एक्सपोजर पूरी तरीके से मिलने चाहिए आज के मैच में।
तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।